पूरे देश में गुरुवार की शुरुआत सबसे पहले सुरक्षा जांच एजेंसी एनआईए के ताबड़तोड़ छापों की खबर के साथ हुई। लगभग 1 दर्जन राज्यों में एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के संदिग्ध ठिकानों पर छापे रेड ऑन पीएफआई ऑफिस मारे। इसमें पीएफआई के 106 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। ये छापेमारी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भी हुई है। दोस्तों, जांच एजेंसियों का दावा है कि पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की गतिविधियों का टेरर फंडिंग लिंक पीएफआई लिंक विद टेरर फंडिंग है। संगठन देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। पीएफआई के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। पिछले दिनों बिहार में भी आतंकी लिंक के आरोप में संगठन के ठिकानों पर छापे मारे गए थे। हालांकि संगठन सभी आरोपों को नकारता रहा है। बीच में कई बार पीएफआई पर प्रतिबंध मतलब बैन ऑन पीएफआई लगाने की भी मांग उठी। अभी तक इस पर प्रतिबंध नहीं लगा है। दोस्तों, कुछ साल पहले तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी लव जिहाद से संबंधित एक मामले में पीएफआई का नाम सामने आने के बाद इस पर बैन लगाने की संभावना व्यक्त की थी। हालांकि इसके जवाब में फ्रंट की ओर से होम मिनिस्ट्री से लिखित आग्रह किया गया कि एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है। ऐसे में बैन पूरी तरह गलत होगा। तब संगठन की ओर से दिल्ली में एक रैली भी आयोजित की गई थी। इस संगठन का गठन 16 फरवरी 2007 को हुआ था। तब मुस्लिम दलितों को हितों के नाम पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में काम करने वाले 3 संगठनों ने आपस में विलय कर पीएफआई बनाया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका तेजी से विस्तार हुआ है। दोस्तों, संगठन का दावा है कि वह मुस्लिम और दलित हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ता है। सामाजिक राजनीतिक संगठन बताकर बीच बीच में सियासत में उतरने की बात उठती रहती है। कर्नाटक के स्थानीय निकाय चुनाव में संगठन चुनाव भी लड़ चुका है। वैसे पीएफआई पर प्रतिबंधित संगठन सिमी का प्रॉक्सी होने का आरोप लगता है। दोस्तों, दरअसल जब सिमी पर प्रतिबंध लगा उसके बाद से ही पीएफआई का विस्तार हुआ। एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष OMS सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से कुछ लोगों का एनआईए के दिल्ली हेडक्वार्टर लाया जा सकता है। ऐसे में एनआईए की दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में पीएफआई के खिलाफ जारी रेड को लेकर एनएसए, गृह सचिव और डीजी एनआईए के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश में जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि संगठन ने हाथरस में जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश की। सीएए कानून के विरोध में हुई हिंसा में उस संगठन का नाम आया था। दोस्तों, मैं आगे आपको बताऊं उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आगे जानते हैं कि आखिर कहां पे सारी कार्रवाई हुई। बेंगलुरु में हुई सांप्रदायिक हिंसा में पीएफआई के सहयोगी संगठनों का नाम आया था। दूसरा, लव जिहाद के मामले में पीएफआई पर आरोप लगे थे। मतलब आप इससे समझ लीजिए कि इतना ही नहीं, कुछ साल पहले भी एनआईए ने भी पीएफआई के खिलाफ विस्तृत रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा गया था कि कम समय में जिस तेजी से संगठन का विस्तार हुआ वह चिंता की बात है। सरकार को इस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संगठन ने न सिर्फ बहाली की बल्कि विस्तार पर पैसे भी लगाए हैं। कट्टरता को बढ़ावा देने वाले साहित्य और दूसरे कंटेंट बांटे गए। जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि 6 महीने के अंदर केरल के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में पीएफआई ने हजारों सदस्य जोड़ लिया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, गुप्त सूत्रों के अनुसार पहले एनआईए की रिपोर्ट और बाद में खुफिया रिपोर्ट के बाद होम मिनिस्ट्री ने संगठन पर निगरानी बढ़ा दी थी। आप इस कार्यवाही की ग्रेविटी इस बात से समझ सकते हैं कि मोदी सरकार की यह अब तक की सबसे बड़ी जांच कार्यवाही है। दोस्तों, 370 हटाने जैसी सफलता के बाद यह कार्यवाही दूसरी बड़ी सफलता मानी जा रही है। आतंकी असर को कम करने के मामले में एक बार पीएफआई पर बैन लग गया, जो कि लगता हुआ दिख रहा है। आप सोच नहीं सकते कि आतंकी फंडिंग का कितनी बुरी तरह से कमर टूट सकता है। दिल्ली से गिरफ्तार पीएफआई अधिकारी का नाम केजरीवाल सरकार के कुछ बेहद खास लोगों से जुड़ा रहा है
और जुड़ रहा है फिर से। और एक बार यह साबित हो गया कि दिल्ली शाहीन बाग में पीएफआई को केजरीवाल सरकार बाहर से मदद कर रही थी। तो सोचिए कि इनका बाजा कैसे बजेगा। आपको रामायण के कुंभकर्ण याद है? मेरे सनातनी हैं तो मुझे लगता है मुझे ज्यादा याद कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, याद ही होगा। हमको लगता है कि भाजपा के कुंभकर्ण अब जाग चुके हैं। रामायण वाला कुंभकर्ण असत्य की तरफ से लड़ रहा था और भाजपा वाला राष्ट्र की तरफ से लड़ रहे हैं। अब ये कुंभकर्ण कहकर मैं किसे संबोधित कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। लेकिन हाँ, कुंभकर्ण को जबरदस्ती सुलाया गया था ताकि तृप्तिकरण की राजनीति साधी जा सके। लेकिन वो साध लेने के बाद जब उन्हें ये पता चल गया कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ सांप काटता ही है, तो फिर इन सांपों के सपेरे को जगाया गया। और जब से ये सपेरा जागा है, सांप अपने बिल में भी सुरक्षित नहीं है। थोड़ा भूल भुलैया है, पर इसको विस्तार में हम आपको बताएंगे। एक तरफ योगी जी ने मदरसों की खुदाई जारी रखी है, ऊपर से वक्फ संपत्ति की खुदाई का भी आदेश जारी कर दिया है, जिस पर भी हम एक डिटेल वीडियो करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पीएफआई के ठिकानों पर ऐतिहासिक छापे बहुत कुछ कह रहे हैं। यकीन मानिए, मदरसा, पीएफआई, वक्फ, अगर इन तीनों पर ही नकेल कस दिए जाए एक साथ तो आधी समस्याएं तो यूं ही खत्म हो जाएगी। और जैसा चल रहा है उससे तो यही लग रहा है कि कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बाकी अगर आप सोचिए कि किस तरीके से एक पूरे समुदाय के मसीहा, ओवैसी और कई ऐसे मौलानाएं हैं, मौलानाओं को कितनी मिर्ची लग रही होगी जब उनको ये पता चलता है कि पीएफआई, वक्फ बोर्ड, मदरसे तीनों पर एक साथ निशाना साधा जा रहा है, एक साथ एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है। और वो दिन दूर नहीं कि बहुत जल्द ही वो वक्त आ जाएगा कि इन तीनों के नकाब हट जाएंगे और सच दुनिया के सामने होगी। और हमारा काम है आप तक सच पहुंचाना और आपका काम है लोगों तक सच को शेयर करना। तो आप सनातन परिवार को बड़ा करने में यूं ही मेरी मदद करें, चैनल पर यूं ही बने रहें, प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें और अपना समर्थन सनातन परिवार को देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।